हाँ भाई, आज हम लोग मनु के राज्य कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मनु ने राज्य कार्य क्षेत्र को, यानी मनुस्मृति में मनु ने राज्य कार्य क्षेत्र का सविस्तर विवरण किया है, जिसमें सबसे पहले दिया है इसने प्रजारक्षण, यानी कि राजा का मुख्य दायित्व है कि वो प्रजा की रक्षा करे। अगर राजा प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है या प्रजा की रक्षा सही तरीके से नहीं, तो वो भी दंड का भागी है। प्रजा की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जाए, प्रजा के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित रहे और प्रजा के अंतर्गत राजा अपने नैतिक धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण प्रजा के हितों की बात करे, यानी प्रजा हित करना ही राजा का मुख्य दायित्व है। प्रजा में अगर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो राजा इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो प्रजा रक्षण राजा का प्रमुख दायित्व है। दूसरा पॉइंट है लोक कल्याण। यानी जनहित कार्य में राजा का मुख्य दायित्व है कि वो जनता के लोक कल्याण के कार्य करे, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, सड़क यातायात, सुरक्षा, सभी प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यों को करने का दायित्व राजा का मुख्य दायित्व है। यानी कि लोक कल्याण में जितनी भी जो कल्याणकारी व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से लागू करना, उनको जनहित में लागू करना, आम व्यक्ति के हित की बात करना, और जितनी भी लोक कल्याणकारी में शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सड़क है, यातायात है, पानी है, इन सब कार्यों की व्यवस्था करना राजा का मुख्य दायित्व है। तो लोक कल्याण यानी जनहित में हर व्यक्ति राजा का मुख्य दायित्व है कि वो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की कम से कम पूर्ति करे, यानी रोटी, कपड़ा और मकान सभी व्यक्तियों को मिले। ये राजा का मुख्य दायित्व है। तीसरा है हमारा कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना, यानी कि राजा का मुख्य दायित्व ये भी है कि वो अर्थव्यवस्था को पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखे। हर व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता, सभी व्यक्तियों को काम का अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। व्यक्ति देश की जिस भी राजा अपने देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आय और व्यय जो भी किया जा रहा है वो जनहित में होना चाहिए। तो यह अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण, अगर राज्य की अर्थव्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है, इसका जिम्मेदारी राजा को लेनी होगी। इसलिए अर्थव्यवस्था का संचालन यानी अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कि किन विषयों पर व्यय किया जाए, जनता की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनके ध्यान में रखते हुए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाएं जिससे कि जनता आत्मनिर्भर हो सके और अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण होना ये राजा का मुख्य दायित्व है। इसके बाद में है सामाजिक व्यवस्था का निर्भय नियम, कि समाज की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार सामाजिक मनु ने अपने सामाजिक दर्शन में कहा है कि समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन पे ब्राह्मणों को विद्वान होना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण ही न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने चाहिए। ब्राह्मणों को अर्थ, नीति, धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। यानी ब्राह्मण वर्ग समाज का मनुस्मृति में मनु ने बताया है कि ब्राह्मण जो राजा का मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और विद्वान ब्राह्मण को हमेशा जनता के हित में कार्य करते हैं। दूसरा है क्षत्रिय वर्ग का जो मुख्य काम होता, हालांकि न्याय व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ग भी शामिल हो सकता है, पर क्षत्रियों का मुख्य जो दायित्व था वो था राज्य की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। ये विशेषकर क्षत्रिय वर्ग थे, यानी कि जितने भी जो राज्य की दायित्व यानी सुरक्षा का जो मुख्य दायित्व था वो क्षत्रिय वर्ग के पास में हुआ करता था। क्षत्रिय हमेशा राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करने का मुख्य दायित्व क्षत्रिय वर्ग से किया जाता था। इसके बाद में है वैश्य,
यानी व्यापार वाणिज्य संबंधित जो भी कार्य किया जाता था वैश्य वर्ग से संबंधित व्यक्ति किया करते थे। वैश्यों का अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। इनका मुख्य दायित्व था कि जितनी भी जो व्यवसाय हो रहा है राज्य के अंतर्गत, उनको जो दायित्व है ये वैश्य वर्ग से संबंधित था। और चौथा जो वर्ग था वो था शूद्र, यानी शूद्र समाज का चतुर्थ वर्ग था, जिसका मुख्य कार्य था कि वो समाज के अन्य जो 3 वर्ग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करना। और इनको शूद्र वर्ग से मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शूद्र वर्ग का व्यक्ति कभी भी न्यायाधीश और महत्वपूर्ण पदों पर नहीं लग सकता। हालांकि कई विद्वान ने इसकी आलोचना की, मनुस्मृति में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि शूद्र समाज का सबसे निम्न वर्ण करता था। और इस समाज के जितने भी जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें आपस में सामंजस्य और तालमेल होना चाहिए था। और यही एक तरह से सामाजिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत है। तो ये थी मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है। इसके बाद में है मनु की न्याय व्यवस्था। देखिए, मनु ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत शासक को न्याय की अंतिम शक्ति प्रदान की गई कि संपूर्ण न्याय व्यवस्था का जो मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था वो राजा था। अगर राजा न्याय करते समय किसी प्रकार की भी निष्पक्षता का व्यवहार नहीं करता तो वो भी दंड का भागी था। और उसकी भी एक मर्यादाएं थी कि राजा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, समाज के सभी वर्गों को सभी जातियों को साथ लेके चलेगा। तो ये जो न्याय व्यवस्था है ये एक तरह से, और इसके अंतर्गत मनु ने न्याय का अगर पालन नहीं करते थे उनके लिए दंड व्यवस्था की भी विवेचना की है। दंड का 3 प्रकार के दंड की धारणा बताइए। एक है निवारक, प्रतिकारात्मक और सुधारक। यानी अपराधी का जो न्याय व्यवस्था है दंड के अंतर्गत कि अर्थात दंड के माध्यम से लोग